तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे लिखा है एसएससी से लेके यूपीएससी तक की तैयारी। कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या आप किसी भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उनका मैथ बहुत ही अच्छा है, उनका रीजनिंग बहुत ही अच्छा है, उनका जीके जीएस बहुत ही अच्छा है, यानी कि हर सब्जेक्ट तो अच्छा है। बट बात आके फंस कहाँ पे जाती है? इंग्लिश पे। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपर लेवल की जॉब करनी है ना, रेलवे को छोड़ के, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे आप देखिएगा अपने यहाँ पे ज़्यादातर जो यूपी बिहार के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर रेलवे में जो है ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। आप देखिएगा अपर लेवल की जो जॉब होती है उसमें बहुत कम लोग होते हैं। रीज़न क्या है पता है? सब कुछ ठीक है बट ये थोड़ी सी कमज़ोरी है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग अंग्रेजी की तैयारी कर लेते हैं। कैसे करते हैं पता है? ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। अरे भैया, अगर ऐसे तैयारी करिएगा तो आपको पता है कि आप एग्जाम में तो चले गए, बट अब जैसे ही आप एग्जाम में गए ना, तो होगा क्या कि आप तो तैयारी करके गए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर हो गया, आप तो फंस गए। क्यों? क्योंकि आपको तो बेस पता नहीं है। तो बेस नहीं पता है, आप तो रट के गए थे कि भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे चेंजिंग हो गया, तो अब आप फंस गए। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। पढ़ाएंगे बाद में, क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर का, जो भी इससे पीछा जो भी पूछा गया सब कुछ को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, सही आंसर कैसे आया, ये सीखने की जरूरत है। अगर ये सीख लिया ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी बिहार के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, या अदर के लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सॉरी, तो अगर आप आज अंग्रेजी को लेकर थोड़ा सा परेशान है ना, तो आज के बाद से ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों 90 दिन मेरे साथ में रहिए ना, 90 दिन के बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एसएससी का फॉर्म हो या यूपीएससी का फॉर्म हो, कोई भी नौकरी की तैयारी करिए या कोई भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करिए, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं आप, मतलब बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी निकलेगी आपके अंदर से, अंग्रेजी निकलेगी। समझ रहे हैं बात को? हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? जड़ के ऊपर तैयारी करेंगे। लगभग आज डे 1 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। डे 1 में आपके बेस के ऊपर काम किया जाएगा, डे 1 से लेके डे 10 तक, यानी कि 10वें दिन तक आपके सिर्फ बेस के ऊपर काम करेंगे, जिससे आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। अरे भैया, अंग्रेजी इस तरीके से पढ़ी जाती है, एग्जाम इस तरीके से निकल सकता है, अगर तैयारी हमारी जड़ के ऊपर होगी तो। समझ में आ रहा है? तो बस ज़्यादा वीडियो को लंबे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करिए, वीडियो को देखने बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर अभी आपके पास में कॉपी पेन नहीं है, कोई बात नहीं है, जो भी पॉइंट बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, घर पे जाकर नोट डाउन करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, या आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। फाउंडेशन बेच में हम लोग आज जो है सीखेंगे 4S फार्मूला। ये 4S फार्मूला आपको कैसे अंग्रेजी सिखाएगा, कैसे आज के समय में अगर कोई इंसान अंग्रेजी बोलता है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं ना, वो लोग भी अगर अंग्रेजी सीखते हैं तो 4S फार्मूला से ही सीखते हैं। जो भी लोग एग्जाम को पास करते हैं, इवन यहाँ तक कि अगर मैं भी आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो मैंने भी जो काम किया फर्स्ट टाइम से कहाँ से किया है? 4S फार्मूले से ही किया है। तो दिल थाम के बैठिएगा, समझ में आ रहा है? दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी कलम हाथ में लेकर बैठिएगा, दिल को थाम के बैठिएगा, कॉपी कलम हाथ में लेके बैठिएगा। आपका ध्यान कहाँ है? आपका टीचर यहाँ है। ठीक है, तो टीचर पे ध्यान लगाए रखिए, साथ में व्हाइट बोर्ड को छोड़िएगा नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं 4S फार्मूले के स्टेप से। कहाँ से? फर्स्ट स्टेप से। ठीक है, तो 4S को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, चारों भाग को 1 बाय 1 करके समझिएगा। एक भी स्टेप गलती हुआ तो सोच लीजिएगा फिर। ठीक है, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए होगा, पहले बात लीजिए। ठीक है, तो चलिए 4S को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा 1, यानी कि हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है भाई, हमारा फर्स्ट S हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट इसको हम कैसे बांटेंगे? तो फर्स्ट वाला जो हमारा S है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। यानी जो हमारा फर्स्ट S जो है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हम यहाँ पे करेंगे क्या। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, अब ये सब्जेक्ट होता क्या है?
इसको छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट वर्ड आया कहाँ से, इस सब्जेक्ट वर्ड की मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, गोली मार दीजिए, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि भाई अगर ये सब्जेक्ट वर्ड आया तो इस सब्जेक्ट वर्ड कहाँ से आया, सब्जेक्ट वर्ड अगर आया या बना तो कैसे बना, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या बताना चाहता है। अगर ये समझ में आ गया तो डेफिनेशन और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से, इस वर्ड से। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, एक सब वाले भाग में बांटेंगे और एक जेक्ट वाले भाग में बांटेंगे, ठीक है। एक सब है और जेक्ट है, तो यानी कि सब्जेक्ट जो वर्ड बना है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, पहला आपका सब से बना है, दूसरा आपका जेक्ट से बना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, पहला सब और दूसरा जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो दो वर्ड से, दो चीज़ों से मिलके बना है, एक सब से और दूसरा जेक्ट से। अब ये सब की मीनिंग क्या होती है, जेक्ट की मीनिंग क्या होती है, इसको भी समझते हैं। सब का मतलब होता है somebody, क्या होता है, हमने यहाँ पे बोला सब का मतलब हुआ somebody और जेक्ट का मतलब होता है डूअर, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो जेक्ट वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। जेक्ट जो है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डूअर। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये डूअर क्या होता है। तो डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, क्या होता है, काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। जैसे मैं आपको एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बोला BUY, तो बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो अब आपने बोला कि कोई व्यक्ति अगर, ठीक है, खरीदना, तो खरीदता कौन है, खरीदने वाला। तो याद रखिए कि कभी भी किसी वर्ड में कोई काम जो करने वाला होता है, अगर किसी भी काम में आप उसको अगर काम करने वाला बनाना, जैसे पढ़ना, ठीक है, या पढ़ाना, तो एक हो गया पढ़ाने वाला और एक हो गया पढ़ने वाला। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये डू मतलब होता है करना, डू का मतलब क्या होता है, करना, और डूअर मतलब हो गया करने वाला। तो अगर किसी भी एक्शन में, एक्शन का मतलब क्या होता है, सब लोग को पता है कि नहीं, पहले ये बताइए, कमेंट में सब लोग लिख के बताएगा किसको किसको एक्शन के बारे में पता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है वर्ब, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आप किसी भी वर्ब में क्या करते हैं, उसके लास्ट में या तो ER को जोड़ते हैं या OR को जोड़ते हैं, तो वो वर्ड जो है ना, वो वर्ड बन जाता है काम करने वाला। जैसे आपने बोला बाय, तो बाय का मतलब खरीदना हुआ था, बाय में आपने ER को जोड़ दिया, तो अब ये हो गया बायर। तो बायर का मतलब हो गया खरीदने वाला, बाय मतलब खरीदना और बायर मतलब खरीदने वाला। आपने बोला डू, और डू का मतलब होता है करना, और इसमें आपने ER जोड़ दिया तो क्या हो गया, डूअर, डूअर मतलब करने वाला। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला परचेज, ठीक है, आपने क्या बोला, परचेज, तो यहाँ पे ऑलरेडी ई लगा हुआ है, आपने इसमें सिर्फ आर लगा दिया, तो अब ये हो गया परचेज का मतलब होता है खरीदना। आपने बोला परचेजर, तो परचेजर मतलब खरीदने वाला। आपने बोला SEL यानी SELL, तो सेल मतलब होता है बेचना। अब आपने इसमें ER को लगा दिया तो क्या हो गया, सेलर, सेलर मतलब बेचने वाला। अब छोटा से एक और वर्ड लीजिए, आपने बोला COME, कम, कम का मतलब आना। अब कोई व्यक्ति आना, तो आने वाला तो कोई ना कोई होता है कि नहीं, तो कमर का मतलब हो जाएगा आने वाला, ई लगा हुआ है, आर लगा दीजिए, कमर मतलब आने वाला। समझ में आ गया। तो अगर हम किसी भी एक्शन के लास्ट में या तो ER जोड़ देंगे या तो OR जोड़ देंगे, ER को जोड़ देने से वो वर्ड क्या है, काम करने वाला बन जाता है, यानी कि वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ गया। डूअर का मतलब क्या हुआ, काम करने वाला। काम करने वाला किसको कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं। काम करेगा कौन, काम करेगा कौन, काम आप करते हैं या तो हम करते हैं। समझ में आ रहा है। तो काम करने वाले को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। कहाँ से निकल के आया, जेक्ट वर्ड से निकल के आया है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, somebody, somebody मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है जो काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। कोई ना कोई ऐसा होता है जो काम करता है और काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ से हमको बेसिक एक नॉलेज मिल गया किसका, सब्जेक्ट वर्ड का। सब्जेक्ट क्या होता है ये नहीं पता चला है अभी, इस बात को भूल जाइए। समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ सब्जेक्ट वर्ड को पढ़ाया है, सब्जेक्ट पढ़ना बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। इसको मिटाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम यहीं से मिटा देंगे सब। वीडियो के स्किप करने की ज़रूरत नहीं है।
हर एक बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, समय दीजिए। इतना दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी अगर अंग्रेजी में दिक्कत होती है तो भाई समय दीजिए, ठीक है। 90 दिन दीजिए, 90 दिन के बाद फिर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंग्रेजी के लिए, ठीक है। इतना तो हम जरूर प्रॉमिस करेंगे आपको, ठीक। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गया, यानी कि फर्स्ट एस हमारा क्लियर हो गया, किसमें, सब्जेक्ट में, ठीक है। अब सेकेंड एस पे चले क्या, इजाज़त है? चलिए सेकेंड एस पे भी चलते हैं। सेकेंड एस को भी हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट ही बोलेंगे। सेकेंड एस को भी हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट ही बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे दो बातें आएगी। हम अगर आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई ठीक है ये सब्जेक्ट है, हमने बोला कि ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने घर लिखा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो घर है इसको आप एक फ़ोटो मान लीजिए, ठीक है। आप घर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि घर बनाने से पहले, ठीक है, घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये ज़रूरत है। आप मान लेते हैं कि आप एक घर बनाने के लिए सोच लिए, तो अब आपको घर बनाने से पहले घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, गिट्टी वालों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ की, तो उन सभी का व्यवस्था पहले करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दो काम करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है इसको समझेंगे बाद में, लेकिन सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए इसको समझेंगे पहले। अगर हमको ये पता चल गया ना कि सब्जेक्ट होता क्या है, इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। अगर ये पता चल गया तो फिर समझिए कहानी और आसान हो जाएगी। हम कह रहे हैं ना कि हम आपको इतना जड़ के अंदर में पकड़ के मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई भी एग्जाम आसान हो जाएगा, आपके लिए अंग्रेजी बोलना भी आसान हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिए। तो अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड वाले इसमें कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा बीच में हम लिखते हैं, किसको, सब्जेक्ट को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, तो अब हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि व्हाट आर द एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल थिंग्स, ठीक है, फॉर बीइंग एक सेकेंड, सॉरी, फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया। अब हम यहाँ इसको समझ लेते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए, ठीक है, ये क्या होती है ये चीज़। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है, कोई लेट वाली बात हमको नहीं चाहिए। फटाक से आप सबसे पहले क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हमको ये समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। अब इसको समझते हैं कि वाकई में क्या चाहिए। अभी तो सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, अब हम बोलेंगे ठीक है सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले जो चाहिए ना, वो हमें चाहिए क्या, हमें सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। हमें सब्जेक्ट होने के लिए दूसरा क्या चाहिए, हमें एक प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। हमें सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट होने के लिए नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। तो सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले एक नाउन चाहिए, देन आफ्टर एक प्रोनाउन चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। अब वन बाई वन करके समझते हैं, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। आप लोगों ने आज से पहले जो भी नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं उसको आज चेंज कर दूंगा। आपने आज से पहले जितना भी बार प्रोनाउन को पढ़ा है, मैं लिख के देता हूं कि मैं उसको चेंज कर दूंगा। आपको जो आज पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल ही डिफरेंस होगा, एकदम डिफरेंट होगा। आप कहेंगे कि भाई आज तक जो पढ़ा था वो गलती पढ़ा था। ठीक है, गलती नहीं पढ़ा था, लेकिन जो ज़रूरत था वो नहीं पढ़ा था। समझते हैं नाउन को, ठीक है, कोशिश करते हैं नाउन को अच्छे से समझने की। ठीक है, हमने बोला एक काम करिए, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट इस तरीके से आँख को भाई बंद कर लीजिए, प्लीज़ बंद कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आँख को बंद कर लीजिए। जब हम कहेंगे खोलने के लिए तो खोल लीजिएगा। आँख को बंद करिए, हमने भी आँख बंद किया, आप लोग भी आँख को बंद करिए, बंद कर लीजिए।
बंद कर लिए। अब चलिए 1 5 गिनने पे सब लोग खोलेंगे। 1 2 3 4 5। आँख खोल लीजिए। आँख खोल लिया। अब आँख खोलने के बाद आपके आँख के सामने जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन होता है। जो कुछ भी आँख खोलने के बाद दिखाई दिया वो सब कुछ नाउन है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई नाउन किसे कहते हैं। तो हमने बोला कि जो दिखाई दे, जो दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो जो दिखाई दे उसे नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने यहाँ पे बोला, ठीक है, एक सेकेंड, आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है, आ पेन इज गुड। तो क्या ये पेन आपको दिखाई दिया? यस, दिखाई दिया। हमने बोला यहाँ पे सॉरी आ गर्ल इज गुड। क्या ये लड़की आपको दिखाई दी? यस सर, दिखाई दी। समझ में आ रहा है? तो जो दिखाई दे वो नाउन होता है। आपके सामने ईटा गिट्टी बालू हेन तेन ललटेन जो दिखाई दे रहा है सब नाउन है। जो दिखाई दिया वो नाउन होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं प्रोनाउन पे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रो अलग है, नाउन अलग, यानी कि प्रोनाउन में भी नाउन की झलक है। तो अब हम लोगों को शुरू से सिखाया गया था नाउन के बारे में क्या, कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन एनिमल थिंग्स और डेट जो हमको नहीं पता है। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला कि ठीक है ये तो आपको नाउन का डेफिनेशन पढ़ाया गया था, लेकिन हमने उसको चेंज किया कि जो दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये बोला कि प्रोनाउन क्या होता है। तो हम लोग को सिखाया गया था कि जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन नहीं कहते। हमने बोला कि जो दिखाई दे वो नाउन होता है, जो दिखाई ना दे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, ठीक है, जो दिखाई ना दे तो उसे क्या कहते हैं? नहीं सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और जोड़ना होगा। जो दिखाई ना दे पर होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो दिखाई ना दे पर होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। कैसे समझेंगे? ठीक है, समझाते हैं मेरे भाई, समझाते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप अभी रूम के अंदर में बैठे हुए हैं, दरवाज़ा आपका लॉक है। ठीक है, आप पढ़ने में मग्न हैं। हो सकता है कोई आदमी आके आपके दरवाजे को नॉक करेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आपका दरवाज़ा तो लॉक है, कोई भी व्यक्ति आया इस तरीके से करेगा। क्या वो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है? जवाब आएगा नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दरवाजे के उस पार है और दरवाज़ा क्या है? लॉक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दरवाजे पे कोई ना कोई व्यक्ति तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिखाई ना दे पर होता है तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हमने बोला कि भाई इसको एग्जाम्पल में लिखने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला एक एग्जाम्पल में कि जो दिखाई ना दे पर होता है, तो हमने बोला कि हु इज, ठीक है, स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। कौन दरवाजे पर खड़ा है? कोई ना कोई तो दरवाजे पर खड़ा है, बट कौन खड़ा है ये पता नहीं है। राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, चोर है, बिल्ली है, डाकू है, साध है, पुलिस है, पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई है। हमने बोला ही इज गुड, ही इज गुड। हमने दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला? ही इज गुड। हमने यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में बोला कि व्हाट इज गुड। क्या ये व्हाट आपको किसी के बदले में आया है? क्या ये हु किसी के बदले में आया है? क्या ये ही किसी के बदले में आया है? हमने बोला यहाँ पे हाउ इज गुड, कैसे अच्छा है? क्या किसी के बदले में आया है? अरे नहीं भाई, WH वर्ड जो भी होता है ना वो सब प्रोनाउन के ही अंदर में आ जाता है।
व्हाट इज गुड, हाउ इज गुड, व्हाई इज गुड, वेयर इज गुड, हु इज गुड, व्हाट इज गुड, ये सब क्या है? सब प्रोनाउन है। आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नोर हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन ही है जो दिखाई नहीं देता है पर होता है। तो जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, जो दिखाई ना देता है वो प्रोनाउन होता है। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि आप अभी रूम में हैं, अब आपके हो सकता है कि आसपास में रोड होगा, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, कार चल रही है, बाइक चल रही है, साइकिल चल रहा है। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, ट्रक चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है, लेकिन आपको दिखाई दिया क्या? नहीं, वो है लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, तो वो कौन हो गया? वो प्रोनाउन हो गया। अगर आप उसको देख लेते तो आप उसे पहचान जाते, अगर पहचान लिया तो नाउन है, अगर नहीं पहचान पाया तो नहीं पहचानने के पीछे रीजन क्या है कि देखा नहीं, तो नहीं देखा तो प्रोनाउन हो गया, देख लिया तो नाउन हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। ठीक है, चलिए मिटाते नहीं है, कोशिश करते हैं कि यहीं पे इसी तरीके से समझाएं आपको। ठीक है, अब चलिए हमने यहाँ पे बोला कि ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, ये नया वर्ड है। ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकता है। तो हम आपको बोलते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जो नाउन होता नहीं है, जैसे नाउन तो यहाँ पे है, अब ये नाउन इक्विवेलेंट नाउन नहीं है लेकिन ये नाउन के समान काम करेगा। तो नाउन इक्विवेलेंट नाउन है नहीं लेकिन नाउन के समान अगर काम करेगा तो ये कौन है? तो हमने बोला कि ये कौन है पता है? ये है। ये क्या है? ये है, ये है, ये मतलब वर्ब है। नाउन इक्विवेलेंट अगर असल में देखा जाए तो कौन है? वर्ब है। तो ये वर्ब है, नाउन नहीं है, लेकिन ये वर्ब होते हुए किसके समान काम करेगा? नाउन के समान काम करेगा। कैसे काम करेगा सर? तो अब हमको आपको बताते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है। ये तो समझ में आ गया कि नाउन है नहीं लेकिन नाउन के समान जब काम करे तो उसे बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है तो हम उसे नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये नाउन इक्विवेलेंट कौन है? ये वर्ब है। तो ये वर्ब नाउन तो नहीं होता लेकिन नाउन के समान काम करता है। तो भाई वर्ब नाउन के समान कैसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा। हमने यहाँ पे बोला कि भाई नाउन इक्विवेलेंट से दो चीज़ का जन्म होता है। सबसे पहले किसका जन्म होता है? तो जेरंड का जन्म होता है। ठीक है, दूसरा किसका जन्म होता है नाउन इक्विवेलेंट से? यहीं से जन्म होता है किसका? इन्फिनेटिव का। किसका जन्म होता है? इन्फिनेटिव्स का। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। तो जेरंड का जो फॉर्मूला होता है यानी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे पहचानेंगे? तो जेरंड का मतलब होता है कि V1 प्लस ING, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसको V4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बिफोर से होती है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिफोर से होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सेंटेंस है वो जेरंड का सेंटेंस है। और यहाँ पे हम आपको आप बताते हैं इन्फिनेटिव की पहचान कैसे की जाती है कि यहाँ पे बोलेंगे 2 + V1। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत 2 + V1 से होती है तो जान जाइएगा कि वो सेंटेंस इन्फिनेटिव का है। अगर किसी सेंटेंस में 2 + V1 आगे आ जाए या बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस कौन सा है? वो इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। और अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है, कौन काम करता है? जेरंड काम करता है। किसके रूप में? बिफोर के रूप में। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ दोनों का। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल दोनों का लेते हैं। जैसे हमने बोला कि टहलना अच्छा होता है, तो टहलना की अंग्रेजी क्या होगी? वॉक। ठीक है, अब हमने बोला V1 + ING, तो हाँ हमने क्या किया? इसमें ING लगा दिया, तो ये हो गया वॉकिंग और इज हो गया और यहाँ पे हमने लिख दिया गुड। तो वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है या टहलना अच्छा होता है। अब हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे बोला है कि ठीक है टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड यानी टहलना अच्छा होता है। दोनों की हिंदी सेम है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वॉकिंग सब्जेक्ट है, ये टू वॉक सब्जेक्ट है। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो क्या वॉक एक नाउन है? नहीं ना, वॉक क्या है? ये एक वर्ब है। लेकिन ये वॉक वर्ब होते हुए भी काम क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। लेकिन है नहीं, ये है क्या? ये वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है कि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब यही हुआ कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। तो भाई जाहिर से बात है ये टू वॉक क्या है? एक नाउन है। तो अब समझिए थोड़ा ध्यान से, आपने बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ से आया? नाउन से आया।
सब्जेक्ट कहाँ से आया, प्रोनाउन से आया। सब्जेक्ट कहाँ से आया, नाउन इक्विवेलेंट से आया। नाउन इक्विवेलेंट कहाँ से आया, जेरेंड और इन्फिनिटिव से आया। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर सबको मिला के देखा जाए तो ये सब कुछ मिला के एक सब्जेक्ट बना है। तो जो सब्जेक्ट होता है वही तो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही तो प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन इक्विवेलेंट यानी कि जेरेंड और इन्फिनिटिव होता है। तो ये जो आपका जेरेंड और इन्फिनिटिव यहाँ पे है तो ये क्या है, यही तो सब्जेक्ट है, यही तो आपका नाउन है। इसी बात को तो समझना है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है बात। तो आज जो है हमारा डे 1 का ये जो वीडियो है, आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपको फिर घर पे बैठ के इसको अच्छे से लिखना है, समझना है, तैयारी भी तो करनी है ना। एक दिन में डोज जो है आपकी अभी जो कैपेसिटी है वो 10 ml की, अगर आपको 100 ml का सुइया दे दिया जाएगा तो फिर जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए अब थोड़ा सा मैं 5 मिनट में क्या करता हूँ, आप सभी को इसका एक समराइज करके आपको एक दे देता हूँ, जिससे आप लोग को जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। डे 1 की वीडियो है, फाउंडेशन बैच यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है ये हमारी 4S की वीडियो है, जिसमें से अभी हमारा सिर्फ क्या है 2S ही क्लियर हुआ है, अभी 2S बाकी है, ध्यान रखिएगा ठीक है। इसको वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। हमने बोला यहाँ पे 4S लिखा हुआ है, 4S में से 2S में से जैसे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वाले वर्ड को समझा, तो सब्जेक्ट वर्ड कैसे बना, सब्जेक्ट वर्ड दो चीज़ से मिलकर बना, एक सब से और दूसरा जेक्ट से। सब का मतलब समबडी होता है, जेक्ट का मतलब डूअर होता है। तो डूअर मतलब करने वाला, समबडी मतलब कोई, ये कोई ना कोई, तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो कोई काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक हमको बात समझ में आई, सब्जेक्ट वर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ड के बाद हमने समझा कि भाई ठीक है अब सब्जेक्ट होता क्या, तो सब्जेक्ट होता क्या है उससे पहले हमने क्या समझा कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, कौन से इसमें, सेकंड वाले इसमें। तो सब्जेक्ट होने के लिए एक नाउन चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए एक प्रोनाउन चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए एक नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। तो नाउन इक्विवेलेंट से ही दो चीज़ का जन्म हुआ है, किसका किसका, जेरेंड का और इन्फिनिटिव का। ठीक है, जेरेंड को पहचानने का तरीका क्या है, V1 + ing एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और इन्फिनिटिव को पहचानने का तरीका क्या है, 2 + V1 एज ए सब्जेक्ट के रूप में। नाउन इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है, तो उसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी कि जेरेंड और इन्फिनिटिव कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो दिखाई ना देता है पर होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं, जो दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं। यानी कि इन सबको मिला के ये क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट होने के लिए इन सभी चीज़ की जरूरत पड़ती है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कॉमेंट लिखे कि सर ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर एक डाउट रह गया, तो वो भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में, जिनको भी इंग्लिश की ज़रूरत है उनके साथ में शेयर करें। आई होप कि आप सभी को सब कुछ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बहुत बहुत।